अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चेहरे पे मुस्कुराहट मैंने एक आदत सी बना ली है, आप पसंद करते हैं। देखिए बातें फिर मैं वही बताता हूँ, बातें कई इश्यूज़ हैं बात करने वाले की, लेकिन सच बोलना है और कोशिश करनी है। आज कुछ 2-3 चीज़ों का अहाता करना है। लंदन प्लान, मैं जो बात आपको लंदन प्लान, और वो जारी है। कौन कौन नवाज शरीफ के पास लंदन में गया उस पर गुफ्तगू होगी। फिर अब बहुत ही मशहूर सहाफ़ी, हमारे तो दोस्त हैं और लेकिन नवाज शरीफ के बहुत करीब है, उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, उस पर गुफ्तगू। नाम मैं ज़रा खुद सी गए राज में रख रहा हूँ, अभी गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। फिर बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान की और हायर आर की, यानी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGSI के हवाले से आज ज़रा अंदर की बातें बतानी है आपको। अच्छा, प्रोग्राम आगे चलने से पहले मैंने रात का जो प्रोग्राम किया था उसमें नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से एक मैं ब्रेकिंग खबर, यहाँ ज़रा मज़ा है, ज़्यादा ब्रेकिंग खबर दे दूँ आपको। जो नया अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है, जो बेसिकली 3rd अमेंडमेंट है, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा, दोबारा मैं चला दे, पहले 2nd अमेंडमेंट भी चला रहा हूँ, फिर 3rd अमेंडमेंट भी चला रहा हूँ। उससे आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी, वो जो NRO लेने की बातें हो रही है ना, ये कार्ड बड़ा ज़बरदस्त खेला है इमरान खान और उनके पीछे जो भी कानूनी लोग हैं, कार्ड बड़ा ज़बरदस्त खेला है। अब क्या हो सकता है इसमें, अदालत तो इसको गैर कानूनी पता नहीं करार देती है नहीं करती, लेकिन इसको अब पता चलेगा कि NRO हो रहा है या नहीं हो रहा। आर्टिकल 89 के अंदर ये इख्तियार मौजूद है कि नेशनल असेंबली या सेनेट में एक रेजोल्यूशन आकर उस रेजोल्यूशन से इसको डिसप्रूव कर दिया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए। तो कोई पता नहीं है, सेनेट के अंदर आप करारदाद देखें आर्टिकल 89 के तहत, 89 फिर चलाऊंगा मैं आपको, और ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, याद रखिएगा ये मौजूद है, और इसके तहत शायद फिर NRO आपको क्लियर आ जाएगा। लेकिन दूसरा एंगल मैं आपको बता दूंगा, दूसरा ये भी है कि कहीं सुलह सफाई और कई मामला आपस में बातचीत और हालात बेहतरी के लिए चल रहे थे, तो ज़रा खींचा भी गया उनको, वो चाहे आसिफ अली जरदारी हो, या शहबाज शरीफ हो, या जो कोई भी हो। इंसान के बच्चे बनो भाई, ये मुल्क को आगे लेकर चलो। चलें मेरे साथ आप अभी आप इनाम शेख साहब तशरीफ़ रखते हैं। पहले जो गुफ्तगू आप हम शुरू करेंगे वो मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि नजम सेठी गए हुए हैं लंदन और नवाज शरीफ से मिलने। फिर आपको पता है लंदन में आपको पता है हेडक्वार्टर है MI5, MI6, मोसाद, CIA, रॉ, ये सारे आसपास फिर रहे होते हैं। और नवाज शरीफ की आपको पता इंडियन हाई जो कमिश्नर है इंडिया 1 IND1 गाड़ी में जो मुलाकातें हुई, वो क्या कुछ हो रहा है ज़रा पहले उससे पूछते हैं। इनाम शेख साहब, ये नजम सेठी चिड़िया तो मुझे पता है कि जिन लोगों को खबरें इनके पास खुद तो होती नहीं है, तो वो जो खबरें जो लोग देते हैं वही देते हैं। ये लंदन यात्रा या लंदन प्लान क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़र साहब, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मौका दिया इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू पे बातचीत करने का। अज़र भाई, आपको मालूम है कि नजम सेठी साहब बड़े जहांदीदा शख्स हैं इस मामले में कि मियाँ साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी बनती है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में भी ले जाता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए। सरदार आसिफ अली एक फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। सरदार आसिफ अहमद अली जी, उनको मियाँ साहब ने जेल में डलवाया था। और सरदार आसिफ अहमद अली और नजम सेठी साहब रिश्तेदार हैं। चले मैं आपको ये भी, ओहो बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जी जी जी। अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या ऐसे मामलात हुए कि इतने करीब तर होते चले गए नजम सेठी साहब, जबकि मामलात दूसरी तरफ बड़े गंभीर थे। वो तो कभी भी नहीं चाहते थे सरदार आसिफ अहमद अली या उनकी फैमिली कि किसी भी तरह से हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ चलें। तो ये मामलात कहाँ पे तय हुए, ये भी ज़रा हिस्ट्री का एक वर्क उठा के देख लीजिएगा, सारा पता चल जाएगा। ये मामलात आपने जिस तरह कहा लंदन के अंदर बहुत सारी मामलात होते हैं, तो लंदन में ये सारे मामलात तय हुए। नजम सेठी साहब तशरीफ़ लेके गए इस दफ़ा और उन्होंने जाके एक पैगाम रसानी की। कहा यह जा रहा था कि पैगाम उनको दिया गया स्टैब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन ये स्टैब्लिशमेंट की जानिब से नहीं था। इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह क्लियर, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का आप कहें ना, खुल के बात करें ना, ये ना बातें यहाँ पे मुझे भी पता है यार, हर एक को पता है कि नजम सेठी जो है किन के खिलाड़ी हैं, हर एक को पता है। सर एक बात तो मान लेनी चाहिए कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, खासकर अगर हम CIA की बात करते हैं या MI6 की बात करते हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको तो मान लेना चाहिए। अगर जो नहीं मानता तो उसको पता चल जाएगा कुछ, वो किसी भी जगह पे कोई भी गवर्नमेंट ट्रॉपल कर सकते हैं और उनके पास इतने अनलिमिटेड फंड होते हैं, वो किसी भी तरह से ऑपोजिशन को इतना पैसा दे देते हैं कि उसी वक्त वो सारे का सारा मामला चेंज कर देते हैं। तो इधर भी मामला कुछ इस किस्म का है कि कोशिश ये की जा रही है
कि गवर्नमेंट को तब्दील किया जाए, गवर्नमेंट अब नहीं लाई जाए, बहुत हो गया, जो हमने देखना था देख लिया। उसमें कुछ और दोस्त ममालिक भी ऑन बोर्ड हैं, वो दोस्त ममालिक जिनसे पाकिस्तान समझता है कि हमें इधर से ठंडी हवा आएगी, लेकिन वो दोस्त ममालिक भी मजबूरन या खुशी से CIA के साथ मौजूद हैं। अब आपने खुद ही बता दिया कि वो इंडियन हाई कमीशन वाला मामला, वो मुलाकात, नजम सेठी साहब गए हैं, नजम सेठी साहब ने पूरी कहानी अपनी दस्तरस के मुताबिक डिफाइन की है। लेकिन दो चीज़ें नजम सेठी साहब, आप खुद बेहतर समझते हैं, नजम सेठी साहब को भी आइडिया, वो भी बड़े सीनियर लेवल पे समझते हैं चीज़ों को। सर, आप जिस टाइम पे सीनियर वजीर या मिनिस्टर भी बन जाएं, आप काम नहीं करवा सकते जब तक आपकी ब्यूरोक्रेसी में अच्छी नहीं होगी। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरी ब्यूरोक्रेसी में अच्छी है तो मैं वो काम करवा लूँगा जो मिनिस्टर नहीं करवा सकता। इसी तरह का मामला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है। उधर भी आपको एक ख़ास जगह पे काम कराने का एक ख़ास तरीका है। आपकी जितनी मर्जी पहुँच है, आप जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन फ़ौज एक अदारा है, बड़ा डिसिप्लिन अदारा है। फ़ौज के अंदर काम करने का तरीका डिफरेंट है। उधर ये इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। सबसे पहले उधर मुल्क की बात आती है, मुल्क की सालमियत की बात आती है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात आती है। उसके आगे अफराद कोई वक़्त नहीं रखते। अब मैं आपको थोड़ी सी इस पे एग्जांपल भी दे देता हूँ। थोड़ा मैं घबराता भी हूँ क्योंकि इतनी मेरी में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नहीं, आप मेरे चैनल पे बैठे खुल के बात करें आप कि सर वो खुल के बात करें आप, जेल जाना पड़ जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये खुल के बातें हों। सच पता बहुत कुछ है मुझे, लेकिन मैं चाहूँगा आपकी जुबान से। आपको याद होगा सर, जिस टाइम पे जनाब बाजवा साहब तशरीफ लाए थे 2016 में, आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा, उस वक्त ISI के एक चीफ हुआ करते थे जिनका नाम था जनरल रिजवान अख्तर। बिल्कुल सर, जरा उनका पता करवा लीजिए वो अब कहाँ पे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा और क्यों वो इस हालत तक पहुंची हैं, क्या वजह हुई है। वही हिस्ट्री अब रिपीट हुई है और वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, तहरीके लब्बैक जो आपने अभी शुरू में टॉपिक रखा है, उनके आगे भी मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि साद रिजवी के आगे वो चीज़ें रखी गई हैं, मौलाना साद रिजवी साहब के आगे, और उनको दिखाया गया है कि ये देखिए ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की लोग बात कर रहे हैं, लोकल जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस है या उनकी सपोर्ट आ रही है। मैं वो तीन चीज़ें मैं बता दूँ इनाम साहब। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, अभी नजम सेठी वाली बात मुकम्मल, चलें फिर किसी वक्त बात करेंगे उस पर, लेकिन बता दें कि वो इंटरनेशनल एजेंडा लेकर फिर रहे हैं। तो तीन बातें कही थी आपको मैंने कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में तीन तरह के, एक तो जेन्युइन जो लोग वाकई चाहते हैं, एक उसके अंदर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को किस तरह से सपोर्ट है, वो घुसेटे गए हैं, डाले गए हैं, जैसे भी है घुस बैठ गए हैं, और तीसरे जो हैं जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेने, मौलाना फजल रहमान ने, इन लोगों ने बैठ कर डाला हुआ है और हर एक का एजेंडा ये, हर कोई अपना मंजन बेचने आए हैं और उन्होंने वो रिजल्ट लेने हैं। लेकिन ये मैंने टॉपिक जो कि बाद में रखा, मैंने रोका इसलिए है कि इस पर गुफ्तगू हमने बाद में करें। आगे आते हैं ज़रा, मुजीबुर रहमान शामी, मैंने जो नाम बताया, चले मैं बता देता हूँ आपको। पता ये भी नवाज शरीफ के बहुत करीब है और हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्राइम मिनिस्टर से गालिबन कुछ मुलाकातें हुई हैं इनकी, या आम आदमी को ख़बर नहीं है लेकिन हमें ख़बर है। क्या कहेंगे इस बारे में आप, वो क्या करने गए भाई? सर, शामी साहब की एक मुलाकात पिछले माह हुई थी और दूसरी मुलाकात अब हुई है। और शामी साहब ने, जो कि आपको पता है बड़े क्रिटिक हैं इमरान खान के, बहुत उनके अगेंस्ट बोला करते थे। अब आप अगर उनके प्रोग्राम देख लें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। शामी साहब के साथ जो मुलाकात हुई है नहायत खुशगवार माहौल में हुई है और शामी साहब ने कोई चाय शाय, कोई बिस्किट भी खिलाया है, कोई खाना शाना भी खिलाया। इमरान खान तो खिलाते नहीं है किसी को कुछ। सर, उनको खाना भी पेश किया गया और उनको बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देखा गया। अच्छा। तो वो अब आप समझ सकते हैं कि शामी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अपना एक मुकाम रखते हैं सहाफ़त के अंदर, तो उसका भरपूर तरीके से वो चाहते हैं कि वो फ़ायदा उठाएं। इमरान खान साहब चाहते हैं और खान साहब ने उनसे बाकायदा जो मुलाकात की है उसके अंदर उन्होंने अपनी टीम को भी साथ बिठाया है और उस टीम को उन्होंने कहा है, मीडिया सेल टीम को अपनी कहा है कि आपने शामी साहब के साथ मिलके कुछ काम करने हैं और कुछ असाइनमेंट्स उनको दी गई हैं कि आप लोगों ने आने वाले दिनों में ये काम करने हैं। तो वो असाइनमेंट्स मेरा ख्याल है शामी साहब खुद बेहतर बता सकते हैं, काफ़ी सीनियर हैं, हमारे मोहतरम हैं। उनकी क्या ये हम जरा सस्पेंस छोड़ रहा हूँ मैं, शेख साहब मैं आगे नहीं जा रहा नाज़रीन कुछ चीज़ें पता है, लेकिन वो शामी साहब से मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि शामी साहब खुद बता सकें, ज़्यादा मुनासिब होगा। या आप तक देखिए रीसेंट सिनेरियो और हालात और वाक़यात आप तक बताने के क्या कुछ हो रहा है, चूँकि टाइम कम होता है, गुफ्तगू ज़्यादा करनी होती हैं।
NA 133 के हवाले से बता दिया था कि ये भी एक इमरान खान बड़े आराम से ये इलेक्शन जीत सकते थे, लेकिन यहाँ भी एक साजिश चल रही है। आपको पता है कि परवेज़ मलिक साहब ने हल्के में जितना काम किया है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये प्लेट में डालकर ये सीट दे दी गई है और इसकी भी बड़ी लेवल के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आखिर में आपको बताता चलूँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साहब ने मैंने पोजीशन सारी आपके सामने रख दी है, लेकिन उसमें बहुत ख़तरनाक कुछ मूवमेंट्स थी। इसके बहुत ख़तरनाक रहता है यहाँ पाकिस्तान में अलार्की, लॉ एंड ऑर्डर और बड़े खून खराबा की तरफ ये प्लानिंग थी ये सारी। और मैं उनकी नीयतों पे शक नहीं करूँगा जो पॉजिटिव होकर चल रहे थे ख़त्म नबूवत के हवाले से। जहाँ तक फ्रांसिस सफ़ीर के हवाले से आपको पता वो तो यहाँ है ही नहीं, और फ्रांसिस सफ़ीर के मामले में ये पीछे हट गए थे। सिर्फ़ और सिर्फ बात ये थी कि यह मामला जो है पार्लियामेंट के अंदर रखा जाए। अंदर की बात क्या है जनाब इनाम शेख साहब? सर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, हमारे बहुत सारे साथियों ने इनके धरने से तकरीबन 20 दिन पहले हमें यह खबर दी थी। वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मैं किसी टाइम कहेंगे मैं उनको मिलवा भी दूंगा। हमारी ट्वीट्स भी मौजूद हैं कुछ दबे लफ्ज़ों में कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाकई किस मकसद के लिए निकली, और इसमें कोई शक नहीं है। आपने सही कहा है कि हमें कोई शक नहीं है कि वो नामूस रसालत के लिए निकले, और उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी काम भी किया। और गवर्नमेंट के साथ जो पिछला एग्रीमेंट था वो भी उनका फुलफिल नहीं हुआ। अब नया एग्रीमेंट किया गया है। नए एग्रीमेंट के अंदर भी ऐसी क्लॉजेस डाली गई हैं चंद एक कि जिसको वाकई वो लग ये रहा है कि अभी टाइम गेनिंग पोजीशन ली जा रही है। तो हमेशा मुआहदा वो करना चाहिए या बात या अहद वो करना चाहिए जो आप वफा कर सकें, पूरा कर सकें। सर, उसी में आपकी इज्जत है। अगर आप वो नहीं कर पाते तो फिर मामला बिगड़ जाते हैं। जाहिर है जब आप इतना बड़ा मजमा लेके चल रहे होते हैं तो इसके अंदर रॉग एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज बाहर की भी ऐसी होती हैं जो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। और आपको मालूम है कि हमारे मुल्क को इस टाइम पे बाकायदा एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड वॉर जोन बनाया हुआ है। ये बात सही। हाइपर वॉर इधर चल रही है, हर किस्म के मामलात इधर चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने बड़े मोतबाना तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा नहीं आप डायलॉग कीजिए। जब अच्छा यहाँ सीनियर वजीर कहते थे कि नहीं इनके ऊपर अटैक कर दें, खत्म कर दें। अच्छा ये इनाम जी आपको याद है कि पिछले प्रोग्रामों में मैं बता चुका, मैंने टीम से मैंने कहा था तस्वीर वो चला दें AKD की, मुनीबुर रहमान साहब की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, और दूसरे जो सीनियर तरीके अहले सुन्नत वल जमात के हैं, और वो बाकायदा और उस पर वो अपना ना गरीदा फरूकी जैसे लोगों को बड़ी मर्चें लगी। उन्होंने कहा हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा औरत के प्रोग्राम में नहीं आने। वजह क्या है कि जो पाकिस्तान से प्यार करने लोग हैं उन्हें इन लिबरल का ये हाइब्रिड वार का जो जिक्र किया ना इनाम शेख साहब ने, उनका जिक्र है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हर एक को पता है अपना तलत हुसैन क्या कर रहा है, हामिद मीर क्या कर रहा है, फरीदा फ़रूकी क्या कर रही हैं, शाहजेब खानज़ादा क्या कर रहा है, नजम सेठी क्या कर रहा है, और ये सारे नाम आप लोगों के सामने मौजूद है। सना बुच्चा क्या कर रही हैं कि जिनका मकसद देखिए मुल्क से प्यार है, मुल्क की एजेंडा लेकर चलें, मुल्क को आगे लेकर चलें, लेकिन पीछे जो मामला ये चल रहे हैं ना उसका मकसद अब क्लैरिटी के साथ आप लोगों को सामने आ जाएगा। आपको आंखें खुली रखनी है, आपको हालात और वाक़या देखने हैं, और याद रखिएगा ये क्रेडिट जाता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को। यहाँ कोई माने या ना माने कि उन्होंने बहुत बड़े खून खराबे से सारे मामलों को बचा रही है, लेकिन असल बात तो कहानी तो कुछ और भी है, वो क्यों नहीं बताते आप? सर, मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू कर सकें। आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे फजल किया है कि जो मामलात बिगड़ने जा रहे थे, जैसा कि आपने भी फरमाया है, वो मामलात अल्लाह ताला ने उस तरह से नहीं बिगड़ने दिए, और मामलात को वाकई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा खुश उसलूबी से उसको कवर कर लिया है। वरना लोगों की ख्वाहिश ये थी यहाँ पे कि अफरा तफरी हो जाए। आप इन लोगों के जिनके आपने नाम लिए हैं, आप इनकी रोज़ाना वीडियोस देख लें। यहाँ वो कह रहे होते हैं आज हुकूमत गई, या दूसरी बात उनकी ये होती है कि आज फौज की और इनकी लड़ाई हो गई। तीसरा मैं ट्विटर सब के आज खास तौर पर ये ट्विटर जो है ना 2-3 दिन के कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पे चलाऊंगा। तीसरा उनके पास पॉइंट ही कोई नहीं। फौज में ये हो गया, हुकूमत ये हो गई, फौज ये हो गया, हुकूमत ये हो गई। DGSI और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इमरान खान, वो सारा हम मंजन देखते रहे ना सालों का। उन्होंने एक तरफ तो वो मलाइन करते थे इदारों को, दूसरी तरफ वो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह से वो इदारे इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले और ये आकर बैठ जाए। और सर आप इंडियन मीडिया को फॉलो कीजिए, इंडियन मीडिया के भी चंद एक जो ऊपर के इनके एनालिस्ट हैं, सेम उनकी भी यही स्टोरी है। पाकिस्तान आर्मी रह गई, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये हो गया, पाकिस्तान आर्मी डूब गई, पाकिस्तान की हुकूमत को ये हो गया, डॉलर ऊपर चला गया, पाकिस्तान अब डूब जाएगा, पाकिस्तान क्या करेगा। सेम स्टोरी, सिर्फ कट एंड पेस्ट करने का फर्क है। तो हमें कम से कम अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उस हाइब्रिड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
ठीक है, हम जैसे लोग कम होंगे, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान का साथ देंगे, जितना हो सकेगा हम पाकिस्तान का साथ देंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे अफरा तफरी फैलाना। अच्छा इनाम शेख साहब, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो गया। नाजरीन, बड़ा अहम प्रोग्राम है ये, और उसमें सारी गुफ्तगू करने का मकसद है वी हैव टू एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन। यानी मेरा एक प्रोग्राम सिटी 42 पे आज 42 के साथ चला, बड़े लोगों के कॉल आए, तो मैंने वहाँ एक बात की, हमें भी मौका पड़ा, हमें क्या इस तरह के पैसे कमाना, इस तरह का बैगेज लेकर चलना, इस तरह के एडवांटेजेस लेना, बाहर फ्लैट ले लेना, ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है। जायदादें बना लेना, ये सब कुछ हो सकता है। बाहर मुल्क से बाहर सेटल होने के बड़े मौके मिले, मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा हमारा है, हम हमारी पहचान हमारे मुल्क से है। तो इस मुल्क पाकिस्तान को याद रख लीजिएगा, कुछ नहीं होना। और मैं आपको बार बार जो बात करता होता हूँ ना, एक मैं जो जिक्र किसी वक्त में बैठ के मैं करता होता हूँ, मैं असल में वो किताब मेरी जो है ना वो आगे पीछे हो गई है, उस पर मैंने बात, हाँ वो मिल गई है मुझे, तो मैंने आपके साथ जिक्र करनी है। और ये याद रखिएगा, मैं फिर कहता हूँ, पेशन गोई क्या है? हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली 800 साल पेशन गोई, आगे क्या होने वाला है? ये जो सारी चीज़ें मैं लेकर फिर जाता हूँ ना, ये ग़ज़वा हिंद की तरफ जा रही हैं चीज़ें, और जो समझ रही हैं ना कि पाकिस्तानी फ़ौज और इदारों को बैकफुट पे ले जाएंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, आंखें मलते रह जाएंगे, निस्त और नाबूद हो जाएंगे ये लोग, कुछ नहीं होने वाला। कौम को होश के नाखून लेने हैं, कौम को इनके चेहरे से देखने हैं, चेहरे बेनकाब करने हैं। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो गया, इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।